नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के वोटरों से बड़ी संख्या में ऐसी सरकार चुनने के लिए मतदान करने का आग्रह किया है जिसकी प्राथमिकता तुष्टीकरण नहीं बल्कि सशक्तिकरण हो। शाह ने कहा कि केवल भ्रष्टाचार मुक्त और गरीब समर्थक सरकार ही तेलंगाना की समृद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सकती है। अमित शाह ने तेलंगाना के वोटरों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए गुरुवार की सुबह अपने एक्स पर अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में अलग अलग पोस्ट कर कहा कि केवल भ्रष्टाचार मुक्त और गरीब समर्थक सरकार ही तेलंगाना की समृद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सकती है। मैं तेलंगाना के लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसी सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में आए जिसके लिए प्राथमिकता सशक्तिकरण हो, न कि तुष्टीकरण। तेलंगाना में राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस भी अपने अपने दलों के लिए वोटरों से समर्थन मिलने की उम्मीद लगाई हुई है। अगली खबर, रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और विदेशी मेहमानों के आने से ये आयोजन काफी भव्य होगा ही, लेकिन अब इसे और भी खास बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को और खास बनाने के लिए विदेशी धरती पर जन्मे और उसी संस्कृति में पले बड़े 14 से अधिक देशों के कलाकार श्री रामलला का मंचन कर भारतीय संस्कृति को पुष्ट करेंगे। 17 से 22 जनवरी 2024 के बीच होने वाले इस मंचन से श्री रामलला का अभिनंदन किया भी होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर श्री रामलला मंचन का आयोजन होगा। 14 से अधिक देशों के कई दर्जन विदेशी कलाकार इसमें भाग लेंगे। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनाते हुए इसे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। अयोध्या के रामलला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक के मुताबिक जिन विदेशों से कलाकार श्री रामलला का मंचन में हिस्सा लेंगे उसमें रूस, मलेशिया, अमेरिका, लंदन, दुबई, इजराइल, अफगानिस्तान, जापान, चीन, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। हालांकि इनकी कलाकारी में इनके देशों की सांस्कृतिक झलक दृष्टि होगी। उन्होंने बताया कि विदेश धरती से आए श्री रामलला कलाकारों को में ठहरने का इंतजाम लखनऊ में होगा। सुभाष मलिक और शुभम मलिक के संयुक्त रूप से बताया गया है कि यह बहुत खुशी की बात है कि इन 14 देशों के कलाकार इस बार अयोध्या की राम लीला में काम करेंगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है, किसी भी श्री राम लीला में इतने विदेशी कलाकार अभिनय करेंगे। अगली खबर, अमेरिकी न्याय मंत्री की ओर से निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय पर हत्या की साजिश का आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर अपना पुराना राग अलापा है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा शुरू से ही इसकी बात कर रहा था। ट्रूडो ने कहा कि भारत को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। राइटर्स के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में कहा कि अमेरिकी से भी खबर आ रही है और इसी बात का इशारा कर रही है कि हम शुरू से कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में कहा कि अमेरिका से आ रही खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं और हम भी शुरू से इसी बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि भारत को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ काम करने की जरूरत है कि हम इसकी तह तक पहुंच सकें। अमेरिकी न्याय मंत्री ने एक भारतीय निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में एक अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश में भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया है। दस्तावेज में सरकारी कर्मचारी का नाम नहीं था और न ही इसमें न्यूयॉर्क शहर के निवासी और भारत के नामित आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का नाम था। इसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी ने एक सिख अलगाववादी की हत्या के लिए निखिल गुप्ता से मुलाकात करी थी। हत्या के लिए निखिल गुप्ता ने जिस कथित हत्यारे से संपर्क किया था वह एक अंडरकवर एजेंट था। इसके अलावा निखिल गुप्ता को इस साल जून में चेक गणराज्य अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि उसने भारत सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत सरकार ने आरोपों को लेकर हैरानी और चिंता दोनों जताई है। अगली खबर, समाप्ति से कुछ मिनट पहले ही इजराइल सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि गाजा में संघर्ष विराम को 7वें दिन तक बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 नवंबर को शुरू हुए 4 दिवसीय संघर्ष विराम का ये दूसरा विस्तार है। गाजा में मूल 4 दिवसीय संघर्ष विराम पहली बार 24 नवंबर को लागू किया गया था और मंगलवार को इसे और 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसे गुरुवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे समाप्त होने वाला था। एक संक्षिप्त बयान में सेना ने कहा कि बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया जारी रखने और रूपरेखा की शर्तें के अधीन मध्यस्थों के प्रयास के तहत विराम जारी रहेगा। हमास ने भी एक बयान में संघर्ष विराम के 7वें दिन को बढ़ाने की पुष्टि की है। विराम की शुरुआत के बाद से 210 फिलिस्तीनियों, 70 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर रिहा कर लिया गया है। बुधवार को संघर्ष विराम के 6ठे दिन गाजा से 16 और बंधकों को रिहा कर दिया गया था, जिसमें 10 इजरायली, 4 थाई नागरिक और 2 इजरायली रूसी शामिल थे। अगली खबर, कास्ट सेंसस के मुद्दे पर
इधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा वॉकआउट के बाद सदन के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे खुद जाति जनगणना का समर्थन में है और इसे सिर्फ केंद्र सरकार ही करा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम भी जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं और हमारे वरिष्ठ नेता भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन जातिवार जनगणना कराना केंद्र सरकार का मामला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में रही है। जाति जनगणना के बारे में सपा, बसपा या कांग्रेस जो भी कहे, उन्हें सत्ता में रहते हुए कभी पिछली जातियों के साथ न्याय नहीं किया और ना ही उनका अधिकार देने का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में लोकसभा चुनाव के लिए बैठक और तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन मायावती को यह तैयारी काफी देर से शुरू कर रही है। हमने जनता के लिए प्रमुख मुद्दों पर काम किया है और विकास की बात की है। हम जीतेंगे, वो भी भारी बहुमत के साथ। हम 2014, 2017, 2022 का चुनाव लगातार जीत रहे हैं और हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति के मुद्दा नहीं बनाती। सबका साथ, सबका विकास ही समाज का जीवन धारा है। इसे पूरा राज्य और देश का स्तर सुधार होना चाहिए। सरकार इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में जाति जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हुई थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी किसानों, आरक्षण और राज्य में शिक्षा की कथित खराब स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार का विरोध का सामना नहीं करना चाहती है। हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे ना तो कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही कुछ जवाब देना चाहते हैं। अगली खबर, तेलंगाना में आज यानी कि 30 नवंबर को वोटिंग है। सत्ता की दौड़ में भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है। हालांकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़े मुकाबले की बात भी सामने आई है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से लेकर अब तक यहां तीनों पार्टियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। बात चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, दोनों ही दलों के निशाने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुद्दीन के चीफ असैवुद्दीन ओवैसी रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ने ओवैसी पर खूब हमला किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो एआईएमआईएम 119 विधानसभा सीटें वाले चुनाव में सिर्फ 9 सीटों पर ताल ठोक रही है, उससे आखिर बीजेपी और कांग्रेस को दिक्कत क्या है? इस सवाल का जवाब ओवैसी फैक्टर, जो तेलंगाना के मुस्लिम बहुल पर इलाके में मौजूद हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी करीब 45 लाख है। यह तेलंगाना की कुल आबादी का करीब 13% है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 45 सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका रखते हैं। तेलंगाना में असैवुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ हैदराबाद सिटी में मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती है, बाकी सीटों पर वह बीआरएस का समर्थन करती है। इस बार भी यही स्थिति है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बाकी 110 सीटों पर जहां एआईएमआईएम मैदान में नहीं है, वहां अधिकतर मुस्लिम वोट ओवैसी के इशारे पर जा सकते हैं। आखिरी खबर, बिहार में जाति जनगणना के बाद सरकार अब शराबबंदी कानून को लेकर जनमत जानने की कोशिश करने में लगी हुई है। विपक्ष के लगातार शराबबंदी को लेकर उठाए जा रहे सवाल के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए एक सर्वे करने का निर्देश अधिकारी को दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि शराबबंदी कानून को लागू हुए करीब 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब बरामदगी की सूचना मिलती रहती है। शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब पीने से भी लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर प्रदेश में शराब पहुंच कहां से रही है। इधर विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी को लेकर सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई कर जेलों के शराबियों और तस्करों से भर दिया है। अब बिहार सरकार एक सर्वे करने जा रही है, जिसमें लोग अपने मन की बात बता सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नशा मुक्ति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में अधिकारियों से कहा था कि मैं लोगों से नए सर्वेक्षण पर विचार करने का आग्रह करूंगा, जो शराबबंदी के प्रभाव के एक नया अनुमान देगा। निष्कर्षों के आधार पर हम नए उपाय पेश करेंगे। नीतीश ने इस दौरान शराबबंदी कानून को वापस लेने से भी इनकार किया है। शराबबंदी कानून को लेकर पहले भी सर्वे कराए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शराब की आदत छोड़ने की बात सामने आई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं इस सर्वे के बाद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून वापस तो नहीं ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।